हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। मैं हूं अर्जुन, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक हटके टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है इसके पहले वाले स्टैंडर्ड में, प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, बट ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके लाइफ में काम आएगा। आगे चल के हम इस टॉपिक को प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हमारे लाइफ में, तो इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये जो टॉपिक है, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं, पीछे तो दिख रहा है बट थोड़ी सी हिंट देता हूं कि हम मनी मैनेजमेंट सीखने वाले। बेटा हम जो कमाते हैं, हमारे पास जो पैसा है, उसको प्रॉपरली कैसे मैनेज करना है, इससे रिलेटेड हम कुछ सीखने वाले हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि इससे रिलेटेड आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स भर दो बेटा, कौन सा टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, फटाफट एक बार लिख दो। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार जरा क्विक रिकैप करते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या स्टडी किया था। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने क्वाड्रिलैटरल स्टडी किया था, जितना मुझे याद है, और उसमें हमने मिड पॉइंट थ्योरम एंड उसका कॉन्वर्स देखा था, और प्रैक्टिस सेट हमारा 5.5 हमने फिनिश किया था। तो क्वाड्रिलैटरल हमारा हो गया ऑलरेडी, ज्योमेट्री का एक टॉपिक हो गया। अभी हम अलजेब्रा पे स्विच कर रहे हैं, तो अलजेब्रा का एक टॉपिक अभी हम फिनिश करेंगे। तो ये टॉपिक है बेटा अपना फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आज की क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसको हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को 3 लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब यार ये फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, क्यों करना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग। देन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 6.1 में कुछ क्वेश्चन है जो कि हमें बताएंगे हम जो कमाते हैं उसका कुछ खर्चा होता है तो बचता कितना है। इससे रिलेटेड जो है ना वो कुछ सम्स है, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिकली हमें समझ में आएगा कि इस टॉपिक में हम जो पढ़ रहे हैं उसको हमारे डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग से। तो आपको क्या लगता है ये जो वर्ड है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका मतलब क्या हो सकता है। फाइनेंस मतलब तो होता है यार पैसा, है ना, और प्लानिंग मतलब होता है उसका नियोजन, मतलब जो पैसा है उसको प्रॉपरली मैनेज करना, उसी को हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। बराबर ना, हमारे पास जो भी हमारा जो इनकम है उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग। जितना पैसा आ रहा है उसको हम कहां कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां कहां पे लगा रहे हैं, कितना बचा के रखते हैं, कितना खर्चा करते हैं, इन सबका प्रॉपर मैनेजमेंट करना मतलब होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। राइट। अब आप बोलेंगे सर ये फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी क्यों है। बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी क्यों होता है, जैसे मान लो अभी हमें फ्यूचर में आगे जाके, जैसे अभी देखो आपके पेरेंट्स हैं, अभी आप 10th स्टैंडर्ड में, तो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ ऐसा प्लानिंग किया होगा कि आगे जाके आपको ये ट्यूशन लगाना है, ये क्लास करना है, आगे जाके आपको ये वाला कोर्स करना है, आगे वहां पे स्टडी करनी है, तो उस कोर्स की इतनी फीस है। तो ऐसा तो नहीं है ना यार कि 10th होने के बाद देखते ना कहाँ पे इसको एडमिशन देना है ना, फिर देखेंगे यार बाद में। ऐसा सब लोग तो नहीं करते, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स अभी बहुत अवेयर है कि हमारे बच्चों को मतलब हमें बहुत वेल एजुकेटेड बनाना है, तो उसके लिए वो स्टार्टिंग से उनका प्लानिंग रहता है कि इसके लिए इतना हमें पैसा बचा के रखना है, क्योंकि 10th के बाद फिर उसका खर्चा हो जाएगा, तो इसके लिए हमें पैसा अभी से बचाना स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट। तो यार आगे के कुछ अगर ऐसे बड़े बड़े काम करने, हमें कहीं पे हमें कोई अमाउंट जो है इन्वेस्ट करनी है, मान लो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स का एम होगा कि नहीं हमें घर लेना है, या फिर कुछ लैंड लेनी है, या फिर कहीं पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये आने वाले फ्यूचर में आने वाले ऐसे कुछ प्लानिंग्स होते हैं, उसमें अगर आपको अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली, पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए आपको अभी से मैनेजमेंट करना पड़ेगा उसका, उसी को हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। तो उसमें आगे जो आने वाले कुछ प्लान्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है, जैसे देखो कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोविजंस फॉर द प्रेडिक्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस दैट ईच ऑफ अस हैज टू मीट इन आवर लाइफ। फ्यूचर में यार कुछ प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की मैरिज है वगैरह वगैरह, ये प्रेडिक्टेबल है, मतलब ये हमें पहले से पता है। बट यार कुछ ऐसा भी होता है जो अनप्रेडिक्टेबल होता है। मान लो आपको मतलब अचानक से कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे 1-2 साल पहले कोरोना वायरस, है ना, तो पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे लोगों की जॉब भी चले गए थे। तो उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि फ्यूचर में कुछ भी अचानक से आ सकता है जो कि हमारे प्लान में नहीं था, तो उसको हम बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस।
अगर उस समय उनका जिनका जॉब चला गया उनके पास सेविंग अगर नहीं होता तो वो सर्वाइव करने में उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। ठीक है, तो ऐसे कुछ अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें अवेयर रहना पड़ता है और इसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो इसमें दो टाइप होते हैं बेटा, एक होता है प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस, जिनको हम अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आगे चल के कुछ भी सडनली आ सकता है, बराबर। तो प्रेडिक्टेबल में क्या क्या आता है बेटा? प्रेडिक्टेबल में आता है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर देम, अपने बच्चों की पढ़ाई, या फिर अगर लड़की होगी तो उसकी शादी करनी है आगे चल के, है ना। बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत खर्चा लगता है, तो वो तो पहले से पता होता है पेरेंट्स को, तो ये प्लान है, मतलब ये प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस है ना, जिसको पहले से वो प्लान कर सकते हैं। देन कैपिटल फॉर अ प्रोफेशन और बिजनेस, आगे चल के मेरे बच्चों को एक बिजनेस स्टार्ट करके देना है, ऐसा पेरेंट्स सोच सकते हैं, तो ये भी उनको पहले से पता है, पहले से प्लान है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए भी उनको पैसा इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। या फिर बाइंग अ व्हीकल, अभी बच्चा 11th में चला गया है ना, अभी कॉलेज जा रहा है, अभी उसके लिए बाइक भी लगेगी, साइकिल पे तो नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी उसके दोस्त लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे बाइक है, तो मेरे बच्चे को भी बाइक देनी है, तो इसके लिए पेरेंट्स पहले से प्लान करेंगे फिर कि हाँ ये खर्चा आने वाला आगे, तो इसके लिए हमें प्लानिंग करना जरूरी है। देन बाइंग और बिल्डिंग अ हाउस, घर खरीदना है या फिर घर का कंस्ट्रक्शन करना है, ये भी प्रेडिक्टेबल में आता है। देन उसके बाद आता है बेटा ओल्ड एज रिक्वायरमेंट, बूढ़े हो जाएंगे तो हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, बराबर है ना, तब तो उनका जॉब चला जाएगा, रिटायरमेंट आएगी उनकी, रिटायर हो जाएंगे, तो उनको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो भी उनको पता है यार कि कुछ सालों के बाद हमारी जॉब नहीं रहेगी तो हमें पैसे की जरूरत होने वाली है, तो ये सब प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस है, इसके लिए उनको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, राइट। अब कुछ आते हैं बेटा अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस, जो बता के तो नहीं आते, जैसे नेचुरल डिजास्टर में कुछ भी आ सकता है, भूकंप आ सकता है, जैसे कोरोना वायरस पैंडेमिक आया था वो भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बराबर, तो इसके लिए भी हमें अवेयर रहना पड़ेगा। देन आता है मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर अ फैमिली मेंबर, अचानक से किसी की तबीयत खराब हो गई और या फिर कोई ऑपरेशन आ गया, हो सकता है ना यार, आना नहीं चाहिए बट हो सकता है, तो उसके लिए हमें अवेयर रहना पड़ेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस भी बता के नहीं आते। देन लॉस ड्यू टू एन एक्सीडेंट, ये भी हो सकता है ना, तो इसके लिए भी हमें अवेयर रहना पड़ेगा। देन आता है सडन डेथ, ठीक है, तो ऐसे कुछ अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस हो सकते हैं और ये प्रेडिक्टेबल है, इन सब के लिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा और उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्चुअल में क्या होता है सर, हमें क्या करना पड़ेगा उसमें? बेटा मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि आपके जो पेरेंट्स है उनका कुछ इनकम होगा, है ना, पेरेंट्स आपके जो कमाते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है यार, जैसे अभी उन्होंने इस मंथ की सैलरी आ गई तो उन्होंने पूरा का पूरा पैसा उड़ा दिया, खर्च कर दिया, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, होना भी नहीं चाहिए, है ना, नहीं तो फिर आगे की प्लानिंग कैसे करेंगे? तो जो कुछ हम कमाते बेटा उसका कुछ अमाउंट हम खर्चा कर देते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, और कुछ अमाउंट हम बचा के रखते हैं, बराबर ना, या तो हो सकता है हमारे बैंक अकाउंट में होगा या फिर कहीं पे वो जैसे पोस्ट ऑफिस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, वहां पे रख देंगे, है ना। तो हम जो कमाते हैं उसका कुछ पार्ट तो हमारे एक्सपेंसेस में चला जाता है और कुछ पार्ट हम बचा के रखते हैं, ठीक है, तो बचा के रखने में भी दो पार्ट्स हो सकते हैं। अब बचा के रख रहे हैं तो हो सकता है आप घर में ही रख रहे कुछ, जैसे महीने के 1000-2000, है ना, तो वो जो अमाउंट है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेविंग्स बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेविंग्स। तो अभी आगे का हमारा पार्ट है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना, तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो सेविंग्स क्या होता है, सेविंग्स, और दूसरा होता है बेटा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब सेविंग्स में सिंपली हम क्या करते हैं, पैसे को बचा के रखते हैं, जितना हमारा पैसा आ रहा है उसमें से 1000-2000 पर मंथ हम निकाल के रखेंगे साइड में, और उसको कहीं पे हम ऐसी जगह पे नहीं लगा रहे जिससे कि उसकी ग्रोथ हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे सेविंग्स। मतलब अमाउंट उतनी की उतनी ही रहेगी, जितनी हमने बचा के रखी है ना उतनी ही रहेगी, 5 साल के बाद 10 साल के बाद उतनी ही रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं बेटा सेविंग्स। बट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे हमने कुछ अमाउंट बचा के रखी, हर महीने में बचा के रखी थी, हमारे पास 4-5 लाख जमा हो गए, तो हमने कुछ एक आधी प्रॉपर्टी परचेस की, एक आधा लैंड प्लॉट परचेस किया, तो देखो लैंड अगर परचेस करेंगे तो हो सकता है आने वाले 5-10 साल में उसका जो रेट है वो डबल हो जाएगा। तो आपने तो 5 लाख इन्वेस्ट किए थे, 5 साल के बाद उसके 10 लाख हो गए, मतलब आपने क्या किया, आपका जो पैसा है उसको इन्वेस्ट किया, है ना, तो इन्वेस्ट किया, उसकी वजह से आपको जो 5 लाख आपने इन्वेस्ट किए थे बेटा उसका आपको 10 लाख मिल रहा है। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में। सेविंग्स में आपकी अमाउंट जितनी आपने बचा के रखी थी उतनी ही रहेगी,
थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे चेंज, बट इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगी, मतलब वो पैसा जो है आपने अलग से निकाल के रखा था वो ग्रो हो रहा है, ऐसे कहीं पे लगा दिया या फिर बिजनेस में लगा दिया, पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट किया, बट वो अमाउंट ग्रो हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्लियर ना, समझ में आया? सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस आपको क्लियर होगा। अब देखो यार, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हम कहां कहां पे कर सकते हैं सर? वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस है। हम सेविंग्स, जैसे हमारे पैसे हैं कुछ बचाने हमें, तो बैंक में भी रख सकते हैं। बैंक में भी अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लो। आरडी होता है ना? आरडी, आप बोलेंगे आरडी क्या है बेटा? आपके पेरेंट्स से आपने सुना होगा, आरडी होता है, एफडी होता है। आरडी का मतलब होता है बेटा रिकरिंग डिपॉजिट, है ना? आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या, हम हर महीने में हजार 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 रुपए ऐसा बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं, तो उसको रिकरिंग बोलते हैं। रिकरिंग मींस रिपीटिंग, है ना? हर एक मंथ के एंड में हम, जब हमारी सैलरी हो जाएगी, तो वहां उस टाइम पे हम क्या करेंगे, 1000 2000 जितना भी आपसे हो सकता है उतना हम जमा करेंगे, बट रेगुलर टाइम इंटरवल पे जमा करेंगे, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। या फिर होता है फिक्स डिपॉजिट। अगर मान लो मेरे पास 1 लाख अभी पड़े हुए हैं, मेरे पास बचा के रखे थे मैंने, अभी मुझे उसको वन टाइम बैंक में डिपॉजिट करना है या फिर कहीं पे ऐसा इन्वेस्ट सेव करना है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो बैंक में ऐसे अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। इस पे आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, आपकी जो अमाउंट है उस पर थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो ये सेविंग्स के सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट के कुछ ऑप्शंस होते हैं, या फिर पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, और पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्कीम्स है, बॉन्ड है, शेयर्स है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो वहां पे हम सेविंग्स कर सकते हैं, या फिर कोई लैंड परचेस कर लेंगे, प्लॉट ले लेंगे, एक आधा घर ले लेंगे, बराबर, तो उसकी अमाउंट बढ़ने वाली है। तो हम ऐसे अलग अलग टाइप के सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आगे इन फ्यूचर आने वाले जो चैलेंजेस है उनको हम फेस कर सकते हैं। क्लियर? ये समझ में आया बेटा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो अब बताओ सेविंग्स करना जरूरी क्यों है? तो इसकी 3 4 कुछ पॉइंट्स है, सेविंग्स करना क्यों जरूरी है, बहुत आप भी बता सकते हैं। जैसे अभी देखो, हमने अगर हमारा आने वाला इनकम पूरा खर्चा कर दिया, तो हमारे आगे आने वाले जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे, बराबर। तो हमारे फ्यूचर वाले रिक्वायरमेंट जो है उसको अगर फुलफिल करना है तो हमें सेविंग्स करने ही पड़ेंगे। बच्चों का एजुकेशन होता है, बच्चों का मैरिज होता है, कुछ परचेस करना होता है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती है यार आगे। तो उसके लिए हमें एक सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हमें पता होना चाहिए क्या होता है, और उसका इंपॉर्टेंस भी हमें पता होना चाहिए। तो आई होप आपको अभी क्लियर होगा, एक मोटा मोटा आइडिया तो आया होगा कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ये करना क्यों जरूरी है। क्लियर बेटा? तो चलो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है उसकी कुछ सम्स है हमारे बुक में, बट उसको सॉल्व करने से पहले ना मैं कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है, वो बेसिक फॉर्मूलेज आपको एक बार क्लियर करके देता हूं। जैसे देखो यार, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। उस पे जाने से पहले मैं एक बार आपको एक बेसिक वाला फॉर्मूला बता देता हूं बेटा। जैसे देखो, किसी का इनकम है, कोई एक सैलरी आ रही है, तो सैलरी कहां कहां पे जाती है बेटा? सैलरी जाती है एक तो एक्सपेंडिचर में, या फिर हम उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं, एक्सपेंसेस प्लस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। कुछ हम खर्चा कर देंगे और कुछ हम बचा के रखेंगे। तो ये है बेटा पहला फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला। अब इसको हम तोड़ मरोड़ के अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मान लो आपको सेविंग्स पूछा, तो आप क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा दो, या फिर आपको एक्सपेंडिचर पूछा है तो आप क्या करेंगे, इनकम में से सेविंग्स हटा दो, है ना, सेविंग घटाएंगे तो हमें एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो इसको हम अलग अलग फॉर्म में यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। तो अब सेकंड फॉर्मूला आता है बेटा, सेकंड फॉर्मूला होता है प्रॉफिट। क्या है प्रॉफिट? क्या होता है किसी बिजनेस में अगर हमने पैसा लगाया तो प्रॉफिट क्या होता है? मान लो यार, मैंने 10 रुपए का एक पेन परचेस किया था, है ना, एक छोटा सा बिजनेस है मेरा, 10 रुपए का एक पेन परचेस किया मैंने और उसको बेच दिया मैंने 15 रुपए में, है ना। 10 रुपए का पेन परचेस किया और उसको बेच दिया 15 रुपए में, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपए थी और सेलिंग प्राइस 15 रुपए है। तो मैंने ज्यादा में बेचा ना, ज्यादा प्राइस में बेचा, तो 15 रुपए में बेचा मैंने, सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इट मींस इट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है बेटा प्रॉफिट परसेंट। क्या होता है? प्रॉफिट अगर हुआ है तो कितना परसेंट हुआ है वो भी पता होना चाहिए, राइट। मान लो
मैंने 10 रुपए की कोई एक पेन परचेस की थी, वही सेम एग्जांपल लेते समझने के लिए, और मैंने उसको बेच दिया 15 रुपए में, तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। ये तो लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है यार। 10 रुपए का पेन परचेस किया था, 15 में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ? 15 हुआ क्या? नहीं, अरे 10 रुपए तो मैंने उसको परचेस करने में दिए थे, 5 रुपए प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए। और कितने रुपए पे हुआ? 10 रुपीज पे। मैंने जो अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो 10 रुपीज थी, और उसपे मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंट कितना हुआ? मतलब इंटू 100 करेंगे, कितना परसेंट प्रॉफिट है इंटू 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 10 टेंजा। तो यहां पे मुझे प्रॉफिट परसेंट मिला है 50%, है ना। 10 रुपए इन्वेस्ट करके मैंने 5 रुपए कमा लिए, तो 10 का 5 तो हाफ ही होता है ना, 5 हाफ होता है ना 10 का, तो मैंने 50% उस पर प्रॉफिट कमा लिया। क्लियर बेटा? तो यार प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है फिर? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा बेटा सीपी नीचे आएगा हमेशा, मतलब आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, और उस पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, और इनटू करेंगे बेटा 100, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट परसेंट। क्लियर ना? प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था मतलब सीपी, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, और इनटू 100 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट परसेंट। देन आता है बेटा लॉस परसेंट। तो पहले लॉस देख लेते क्या होता है। लॉस मतलब क्या? देखो यार फॉर्मूले अगर आप भूल जाते ना, तो प्रैक्टिकली अगर समझेंगे तो फॉर्मूले हम खुद बना सकते। अभी लॉस कब होगा? मैंने 10 रुपए का पेन परचेस किया था और मैंने 5 में ही बेच दिया, यार सेलिंग प्राइस कम हो गया ना, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम माइनस करते ना हम, तो लॉस अगर होता है इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी, मैंने कम प्राइस में बेच दिया, तो सीपी माइनस एसपी इज द फॉर्मूला फॉर लॉस। लॉस हो गया मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी और सेलिंग प्राइस कम थी। क्लियर? अब सिमिलरली यहां पे पांचवा फॉर्मूला आएगा बेटा लॉस परसेंटेज क्या होता है। मैंने 10 रुपए का पेन परचेस किया था, उसके ऊपर मुझे 5 रुपए का लॉस हो गया, मैंने 5 रुपए में बेच दिया ना, तो 5 रुपए का लॉस हो गया। तो मतलब कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था? देखो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट दोनों में भी सीपी ही नीचे आएगा, इतना याद रखो। सीपी मतलब हमने कितना इन्वेस्ट किया था और हमें कितना लॉस हुआ है। हमें लॉस हुआ था यहां पे 5 रुपए मान लो, तो यहां पे लिखेंगे लॉस, जितना लॉस हुआ उतना, और इंटू 100 करेंगे बेटा तो हमें लॉस परसेंट मिल जाएगा। क्लियर ना? ये फॉर्मूले रिवाइज हो रहे ना, आपने ऑलरेडी पढ़े बेटा ये फॉर्मूले, जस्ट मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं ताकि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने उसमें कुछ अचानक से ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये कहां से आ गया फॉर्म्युला, हे तर मला माहितीच नाही सर, मी तर मागच्या वर्षी अभ्यासच नव्हता केला, मग आता मला समजतच नाहीये, असं नाही व्हायला पाहिजे, है ना। तो इनकम का रिलेशन पता चला आपको एक्सपेंडिचर सेविंग के साथ, देन प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस और लॉस परसेंट आपको पता चल गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब आता है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले मैं समझा देता हूं उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मान लो यार मैंने किसी को 100 रुपए दिए थे ब्याज से, है ना, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। 10% तो 100 का 10% क्या होता है बेटा? 10 रुपीज। ठीक है, तो अब एक साल के बाद मुझे कितना मिलने वाला है? 110 रुपीज। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैंने 100 रुपीज दे दिए थे, एक साल के बाद मुझे मिलेगा 110 रुपीज, बराबर। अब मैंने दूसरे साल ये वाली अमाउंट, अब देखो उसके पास तो 110 हो गए ना मेरे, अब 10% किसके ऊपर लगेगा? इसके ऊपर नहीं लगेगा, अब 10% लगेगा इंक्रीज अमाउंट पे, जो भी फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट बनी थी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, मतलब जितनी अमाउंट बन गई फर्स्ट ईयर के एंड में उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगेगा। अब इसके ऊपर अगर 10% इंटरेस्ट लगाएंगे बेटा तो इसका 10% तो 11 आता है, तो 110 प्लस 11 क्या होता है? 121। क्लियर? तो मतलब मेरे को 2 साल में कितनी अमाउंट मिलेगी? 121 रुपीज मिलेंगे, और ये है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसी को मैं सिंपल इंटरेस्ट से बता देता हूं ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है सर? देखो सेम अमाउंट है 100 रुपीज, मैंने दे दिया था बेटा सिंपल इंटरेस्ट से 10% सिंपल इंटरेस्ट से, तो एक साल के बाद कितना होगा बेटा? 110 होगा, बराबर। बट सिंपल इंटरेस्ट में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि अब नेक्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो इंक्रीज अमाउंट पे नहीं लगेगा, जो बेस अमाउंट मैंने दिया था 100 रुपीज उसी के ऊपर सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो 100 के ऊपर फिर से एक बार 10% लगाएंगे तो फिर 10 आएगा, तो 110 और फिर से 10 रुपीज, देखो यहां पे 10 रुपीज इंटरेस्ट लग गया, यहां पे भी 10 रुपीज इंटरेस्ट लग गया, तो अब 110 प्लस 10 कितना हुआ? 120।
ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा डिफरेंस? ये सिंपल इंटरेस्ट है जहां पे बेस अमाउंट पे ही हर साल इंटरेस्ट लगता है, जो हमने दिया था प्रिंसिपल अमाउंट उसी पे लगता है इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंक्रीज अमाउंट है उसके ऊपर हर बार इंटरेस्ट लगता जाता है। तो यहां पे तो 10 रुपए इंटरेस्ट मिला था मुझे, बट यहां पे 11 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, तो 10 + 11 21 रुपीज इंटरेस्ट। देखो 1 रुपए का फर्क आया ना, ये अमाउंट बहुत छोटी है इसलिए आपको ये डिफरेंस बहुत छोटा लग रहा है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। अमाउंट अगर बढ़ती है या फिर नंबर ऑफ ईयर्स अगर बढ़ते हैं तो ये जो फाइनल बनने वाली अमाउंट है इनमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो क्लियर बेटा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस तो पता चला आपको कि ये कॉन्सेप्ट होता कैसे। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा बेस अमाउंट पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है हर साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट बढ़ती है हर साल के एंड में उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता जाता है, तो अमाउंट वो बढ़ती जाती है। क्लियर, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बट हमें यहां पे सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है, हमारे जो इस टॉपिक में क्वेश्चंस दिए हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही बेस है। ठीक है, तो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो बेटा, इसको मैं बोलता हूं प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने दिया था, और अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल है, और इसको हम बोलते हैं बेटा अमाउंट। ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। क्लियर, मुझे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, कितना इंटरेस्ट हम लेंगे, जिसको हमने 100 रुपए दिए थे उससे हम कितना इंटरेस्ट लेंगे बेटा, 21 रुपीज इंटरेस्ट लेंगे, प्योर इंटरेस्ट। मतलब टोटल अमाउंट तो वो हमें 121 देगा, बट 100 तो हमारी ही थी ना, तो एक्स्ट्रा का कितना मिला हमें, 21 रुपीज मिला। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा। जितनी अमाउंट हमें 2 साल के बाद 3 साल के बाद मिलने वाली है उसमें हमारा बेस अमाउंट जो है प्रिंसिपल वो माइनस करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर बेटा, तो यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा बेटा फॉर्मूला नंबर 6, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर, यहां तक क्लियर है बेटा? अमाउंट में से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे जो हमने दिया था, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। बट सर अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, तो अमाउंट का फॉर्मूला आप देखते हैं। देखो अमाउंट कैलकुलेट अगर करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट से, जितना अमाउंट बनेगा फाइनली लास्ट अमाउंट जो बनेगी वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका कोई फॉर्मूला है? यस है, तो उसका फॉर्मूला आएगा बेटा A = P। P मतलब प्रिंसिपल होता है, यहां पे आएगा 1 + R/100⁻n। क्लियर बेटा, तो यहां पे मैं समझा देता हूं APRN क्या होता है। A तो होता है बेटा अमाउंट, A होता है अमाउंट, मतलब जो कुछ साल के बाद हमें मिलने वाली है, टोटल अमाउंट जो मिलने वाली है उसको हम बोलेंगे अमाउंट। देन P क्या होता है, प्रिंसिपल, मतलब जो हमने दिया था, हमने उसको जो बेस अमाउंट दी थी, जैसे कि यहाँ पे 100 रुपीज दिए थे, तो ये प्रिंसिपल होता है। ये R क्या होता है सर, R होता है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस इंटरेस्ट से हमने पैसे दिए थे वो वाला, तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद आता है बेटा N। N क्या होता है, N इज द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब हमने कितने साल के लिए दिया, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल। ठीक है, तो ये होता है बेटा इसका कॉन्सेप्ट। तो अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो मुझे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब डिफरेंस वाली अमाउंट चाहिए हमें, जो हमें एक्स्ट्रा में मिलने वाली है। हमने तो 100 रुपए दिया था, हमें 121 मिल रहा है, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 21 मिल रहा है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही करना पड़ेगा, तब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर बेटा, तो आई होप ये 7 फॉर्मूलेज आपको क्लियर है। ये 7 फॉर्मूलेज अगर क्लियर होंगे तो अभी जो क्वेश्चन है वो फटाफट सॉल्व होने वाला है, एकदम फटाफट। ठीक है, तो देखो अभी आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझो। देखो यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Alka spends 90% of the money that she receives every month। हर महीने में अलका को जितना पैसा मिल रहा है उसका 90% वो क्या कर रही है, वो 90% वो स्पेंड कर रही है, मतलब खर्चा कर रही है। अब परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट एक बार बता दे तो बेटा, जैसे मान लो मेरा जो इनकम है उसका मैंने 50% खर्चा कर दिया। जो भी चीज होती है, किसी भी चीज को हम 100% मतलब कंप्लीट कंसिडर करते हैं। आपका जितना भी सैलरी होगा, जो भी आपको मिल रहा है 100% मतलब फुल सैलरी है ना, तो मेरी जो सैलरी है वो होगी सपोज 100%, उसमें से मैंने बेटा 50% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 50%। अगर मान लो मैंने इस महीने में 40% ही खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 60%।
है ना। तो जो कोई चीज होती है वो हमेशा कंप्लीट अगर उसको कंसिडर करेंगे तो 100% बोलेंगे परसेंटेज की लैंग्वेज में। तो अलका उसका 90% जो सैलरी है उसको खर्चा कर देती है, मतलब कितना बचाती है, 10% ओनली, क्योंकि कंप्लीट सैलरी मतलब होता है 100%, है ना। तो वो बचा रही है सिर्फ 10%। अब आगे आगे क्या बोल रहे हैं, एंड सेव्स ₹120। अब यहां पे तो हमें पता चला कि वो 10% ही बचा रही है उसकी कंप्लीट सैलरी का, और वो 10% जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो बस ₹120 है। तो हाउ मच मनी डज सी गेट मंथली, तो उसका मंथली सैलरी कितना होगा ये फाइंड आउट करो। सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल है। देखो हमें मंथली सैलरी फाइंड आउट करना है ना, पता है कि आपको मंथली सॅलरी नाही माहित सर, मग नाही माहित तर त्याला आपण काय घेतो, जो माहितीच नसतं आपल्याला वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये त्याला आपण एक्स घेतो, वेरिएबल घेतो ना। सो लेट मंथली सैलरी ऑफ अलका बी, यहां पे हम क्या कंसिडर करेंगे बेटा, मंथली सैलरी, लेट मंथली सैलरी ऑफ अलका बी ₹X, है ना। अलका की मंथली सैलरी को हम एक्स एज्यूम करेंगे, तो उसकी टोटल सैलरी हमें पता है अभी एक्स है। अब वो कितना खर्चा कर रही है, तो यहां पे लिखेंगे बेटा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने हैं 90%। किसके 90%, अरे परसेंट तो किसी के तो होने चाहिए, वो एक्स के 90%, मतलब जितना कंप्लीट सैलरी है उसका 90% तो खर्चा ही कर रही है, बहुत खर्चा कर रही है, थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो फिर यार 90% अगर उसका खर्चा है तो फिर बचा कितना रही है वो, 100 में से हम क्या करेंगे बेटा 90 माइनस कर देंगे, है ना। 100 में से अगर हम 90 माइनस कर देंगे तो फिर कितना मिलेगा बेटा, यहां पे देखो 100 माइनस 90% ऑफ एक्स, कितना बचेगा बेटा 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स ऐसा लिख सकते हैं आप, या फिर 10% एक्स, 10% ऑफ एक्स बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 90% अगर खर्चा ही हो रहा है तो बच रहा है बस 10% पैसा बच रहा है। बट यार इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि वो जो 10% बच रहा है ना वो कितना है, वो बस ₹120 है। 10% जो बच रहा है वो ₹120 है। यहां पे परसेंट में हमने फाइंड आउट किया, बट उन्होंने हमें दिया है कि एक्चुअल में अमाउंट कितना है वो, बट सेविंग्स इज इक्वल टू ₹120। तो यार ये भी तो सेविंग्स है, ये परसेंट में है, और ये भी सेविंग्स है, ये अमाउंट में है, एक्चुअल अमाउंट में है। तो यहां पे हम बोल सकते देयरफॉर 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ x इज इक्वल टू 120, है ना। जो 10% ऑफ x है वो 120 है, तो यहां से हमें x मिल जाएगा ना। तो 10% का मतलब होता है बेटा डिवाइडेड बाय 100, पता होगा आपको, परसेंट को रिप्लेस करना डिवाइड बाय 100 से, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, इनटू x इज इक्वल टू होता है 120, बराबर। चलो अब यार एक काम करते हैं, ये 0 0 गायब, 0 0 क्या करेंगे बेटा यहां पे कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहां पे बचेगा नीचे 10, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो फिर हमें आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 120 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू आएगा बेटा 1200, क्लियर ना। x इज इक्वल टू आएगा 1200, तो x क्या है, x इज द मंथली सैलरी ऑफ अलका, वही तो हमने कंसिडर किया था, हो गया हमारा आंसर, कितना सिंपल है देखो। सो देयरफॉर मंथली सैलरी ऑफ अलका इज 1200 रुपए, है ना। अलका की मंथली सैलरी कितनी बेटा, सिर्फ 1200 रुपए, और उसमें से वो खर्चा ही कर रही 90%, है ना। 90% तो खर्चा ही हो रहा है, क्या बचेगा फिर 120 रुपए, इसलिए तो बच रहा है फिर 1200 में से 120 रुपए बचा रही है वो, देखो फिर उसका फाइनेंशियल प्लानिंग कितना स्ट्रांग है ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। 1200 रुपए कमा रहे हो और सिर्फ 120 रुपए बचा रहे हो, है ना, क्या ही कर पाओगे फिर अपने बीबी बच्चों के लिए चलो आगे बढ़ते बेटा, पहला क्वेश्चन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ ₹50,000, बोरोड मतलब उधार घेने, है ना, उधार लिया उसने किसी से 50,000 रुपए, उसको बिजनेस स्टार्ट करना था, उसने 50,000 रुपए किसी से उधार ले लिए टू स्टार्ट फूड प्रोडक्ट बिजनेस। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%, बिजनेस है अप्स एंड डाउन चलते रहते, कभी लॉस हो सकता है कभी प्रॉफिट हो सकता है, तो उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, है ना। तो उसने 50,000 किसी से उधार लिए थे और उसको पहले साल में 20% का लॉस हो गया, गड़बड़ हो गया पूरा, ठीक है।
बट हिम्मत नहीं हारनी बिजनेस में, तो उसने भी वही किया। ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट बिजनेस। पहला फूड वाला था, अब उसने क्या किया, जितना भी अमाउंट बचा है उसके पास 20% तो चला गया, 80% बचा होगा ना, तो उसको उसने एक नए स्वीट वाले बिजनेस में लगा दिया, ठीक है, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। तो सेकेंड ईयर के लास्ट में उसको 5% का प्रॉफिट मिला। जितना अमाउंट बचा हुआ था उतना इन्वेस्ट करके उसने उतने अमाउंट पे 5% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। ओरिजिनल कैपिटल तो उसका 50,000 था, तो उसको टोटल में देखना भी, मतलब यहां पे 2 साल है बेटा, पहले साल में लॉस हुआ, दूसरे साल में 5% प्रॉफिट है, बट वो 50,000 पे नहीं है, जितना बचा था लॉस जाने के बाद उसको इन्वेस्ट करके 5% प्रॉफिट मिला है। तो इस ट्रांजैक्शन में, इस पूरे 2 साल में उसको ओवरऑल आपको बताना है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। 50,000 इन्वेस्ट किया था, तो अभी उसके पास कितना अमाउंट है उससे पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा। यहाँ पे 2 स्टेजेस है, पहले फूड वाले बिजनेस में लगा दिया, लॉस हुआ, फिर स्वीट वाले बिजनेस में लगा दिया, वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। दोनों मिला के अभी टैली करो, उसके पास 50,000 से कम पैसे बचे हैं या फिर 50,000 से ज्यादा है, तब पता चलेगा उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। और वो भी हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट में, परसेंटेज में बताना कि कितना हुआ। सिंपल है यार, देखो बिल्कुल डरना नहीं, एकदम आराम आराम से बता रहा हूं मैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता रहा हूं। कैपिटल, इनिशियल कैपिटल यहां पे लिखता हूं बेटा मैं, इनिशियल कैपिटल उसके पास कितना था बेटा, इनिशियल कैपिटल था 50,000, किसी दोस्त से लिए होंगे, है ना। तो यार उसको है ना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ, at the end of first year लॉस हुआ यार, लॉस कितना हुआ, लॉस इज इक्वल टू 20% ऑफ ही सफर्ड लॉस, 20%। तो यहां पे 20% किसका, 50,000 का, बराबर ना, जितना उसने इन्वेस्ट किया था उसका 20% उसका लॉस ही चला गया। तो लॉस कितना हो जाएगा बेटा, 20% मतलब 20/100 ऑफ, मतलब इसको रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लीकेशन से, ये हो जाएगा 50,000, एक दो कैंसिल, ठीक है। तो अब कितना आएगा बेटा, 5 2 10, 1 2 3, मतलब उसका लॉस हो गया बेटा 10,000 रुपीज। 50,000 इन्वेस्ट किए थे, 20% लॉस हो गया, मतलब उसका 10,000 रुपीज चला गया, लॉस हो गया। तो यार 10,000 लॉस हो गया, फिर भी उसने हिम्मत तो नहीं हारी थी, है ना। तो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट भी कुछ होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 50 में से 10 निकाल दो, 40 बचेगा उसके पास, है ना। तो यहां पे करते बेटा रिमेनिंग अमाउंट, यहां पे हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। तो अभी उसके पास जो बचा हुआ अमाउंट है वो कितना है, यहां पे हम लिखते हैं रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 50,000 माइनस 10,000, 50,000 माइनस 10,000। तो अभी उसके पास कितना पैसा बचा है, उसके पास पैसा बचा है बेटा 40,000, ठीक है। उसने हिम्मत नहीं हारी, वही 40,000 उसने क्या किया, स्वीट वाले बिजनेस में लगा दिया। बिजनेस में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, एक बार लॉस हुआ वहीं पे हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते रहो, है ना। देखो इसने भी वही किया, अब वो बचे हुए अमाउंट है ना उसको लगा दिया उसने स्वीट वाले बिजनेस में, और फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसको 5% का प्रॉफिट हुआ, 40,000 पे, 40,000 पे 5% का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पे लिखते बेटा ही इन्वेस्टेड रुपीस 40,000, है ना, एंड मेड प्रॉफिट ऑफ 5%, राइट बेटा। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 5% ऑफ, 5% ऑफ 40,000, तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू 40,000, क्लियर, 2 0 कैंसिल। तो 40 मतलब ये 400 है, 400 इंटू 2 कितना होगा बेटा 2,000। तो यहां पे हमें इसका प्रॉफिट मिल रहा है 2,000 रुपीज, क्लियर। अभी सुन लो मेरी बात यार, उसके पास पहले साल में जो लॉस हुआ था उसके बाद पैसे बचे थे 40,000, उसने 40,000 को फिर से इन्वेस्ट कर दिया और 2,000 का प्रॉफिट कमाया। अभी उसके पास कितने पैसे बाकी है, फटाफट बताओ,
अभी उसके पास एक्चुअल में कितने पैसे बाकी है, ये 40,000 तो है ही, उसने प्रॉफिट कमाया 2,000 का, मतलब टोटल अमाउंट उसके पास जो बाकी है अभी वो है 42,000। समझ में आ रहा है? तो यहां पे लिखते बेटा, सो टोटल अमाउंट at the end of second year, at the end of is rupees कितना बेटा, 40 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा 42,000 बराबर। तो अब मुझे बता, उसने तो 50,000 लिए थे दोस्त से, अभी उसके पास बिजनेस करके कितना बचा है, प्रॉफिट लॉस सब निकाल के कितना बचा 42,000। तो ओवरऑल आप क्या बोलेंगे, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है? लॉस हुआ बेचारे को, है ना, क्योंकि 50,000 का इन्वेस्टमेंट करके अभी उसके पास 42,000 है। अब वो फिर इन्वेस्ट करेगा वो बात अलग है, बट हमें बस 2 साल का ही उसका बताना है कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है तो कितना परसेंट में बताओ, ठीक है। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे यार, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लिख के भी दिया है, याद है प्रीवियस स्लाइड में। अब यहां पे लॉस हुआ इतना तो पता चल रहा है यार, तो यहां पे एक काम करते हैं ना, फिर लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। लॉस का फॉर्मूला क्या बताया था, जल्दी बता, लॉस का फॉर्मूला क्या था? अब देखो सीपी मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड ही होता है ना यार, प्रैक्टिकली समझो, सीपी मतलब सीपी मिला तो ही हम फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। सीपी मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड, उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था 50,000, तो लॉस क्या होता उसका, लॉस कितना हुआ 50,000 माइनस अभी उसके पास कितने बेटा 42,000, है ना। तो उसका लॉस जो हुआ है 50,000 माइनस 42,000, तो उसका लॉस हुआ है बेटा 8,000 का। क्लियरली समझ में आ रहा है यार, 42,000 ही बाकी है उसके पास, 42,000 ही बाकी है, मतलब 8,000 का डिफरेंस है और वो उसका लॉस है, लॉस हो गया। बट परसेंटेज में बताना है लॉस कितना है, लॉस परसेंटेज, तो यहां पे लिखेंगे बेटा लॉस परसेंटेज, फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन कैपिटल इन्वेस्टेड लिखता हो या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लॉस और कितना इन्वेस्ट किया था वो नीचे आता है हमेशा, मतलब सीपी उसने परचेस करने में कितना लगाया, है ना। तो यहां पे तो अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसने शॉप चालू करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लॉस हुआ है उसका 8,000 रुपीज का और उसने इन्वेस्ट किया था बेटा 50,000, बट ये परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर ना। 50,000 पे 8,000 का लॉस हुआ है, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में मिलेगा, तो देखो 2 0 कैंसिल, यहां से और 2 0 कैंसिल, तो फिर 80/5 कितना आता है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर मिलेगा बेटा 16, है ना। 5 1 5, 3 बचेंगे, 5 6 30। तो यार लॉस कितना हुआ है उसका 16% लॉस हुआ है, बराबर। सुमित का 16% लॉस हुआ है इस बिजनेस में, सो देयरफॉर लॉस इज 16%। क्लियर बेटा? हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल, तो इसका लॉस हुआ बेटा 16% लॉस, तो यहां पे हम लिख देते हैं लॉस इज 16%। क्लियर है सबको? किसी को कुछ प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बेटा? सबको समझ में आया कि हमने यहाँ पे लॉस कैसे फाइंड आउट किया, और लॉस आया यहाँ पे हमारा 16%। आई होप सबको एकदम क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे किया है, स्टेप बाय स्टेप पूरा। यस क्लियर बेटा? फिर से एक बार समझा दूं, सबसे पहले 50,000 दोस्त से लिए, फिर पहले ईयर में 20% का लॉस हुआ, मतलब 10,000 चले गए, बचे कितने 40,000, उसको इन्वेस्ट कर दिया, 5% प्रॉफिट हुआ तो 2,000 उसको और मिले, तो अभी उसके पास 40 और 2 42,000 है, बट उसने इन्वेस्ट तो 50,000 किया था, 8,000 का डिफरेंस है, वो लॉस है उसका, तो लॉस हुआ 8,000। तो फिर कितने पे लॉस हुआ 50,000 पे 8,000 का लॉस, मतलब परसेंटेज में कितना आएगा 16%, तो उसका लॉस हुआ बेटा 16% का। क्लियर? चला पुढे जाऊया, आता बघा काय म्हणतो, निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, invested 14% in shares, deposited 3% in a bank and used 40% of for his daily expenses। तो इतना उसका आउटगोइंग है, मतलब उसने क्या किया 5% बच्चों के एजुकेशन पे लगा दिया, 14% शेयर्स में इन्वेस्ट किया, देन 3% उसने बैंक में रख दिया और 40% उसका डेली एक्सपेंसेस है। बट आउटगोइंग तो उतना ही है ना उसका, सब पैसे तो जा रहे हैं ना, उसके पास कितना बच रहा है, फिर ये सबको अगर 100% में से माइनस करेंगे तो उतना पैसा उसके पास बच रहा है, तो उसको हम सेविंग्स बोल सकते हैं, ठीक है।
ही वॉज लेफ्ट विद अ बैलेंस ऑफ ₹19,000। इतना सब कुछ जाने के बाद उसके पास बस 19,000 ही बच रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट वाज हिज इनकम दैट मंथ, इन दैट मंथ। तो जो पूछा है वही से हम स्टार्ट करते बेटा। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट मंथली इनकम ऑफ निखिल, लेट मंथली इनकम, लेट मंथली इनकम ऑफ निखिल बी रुपीस एक्स। क्लियर बेटा? निखिल की मंथली इनकम कितनी है? एक्स है। तो अमाउंट, इसको क्या लिखेंगे, एक मिनट, निखिल स्पेंड्स हिज, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, रुको। निखिल spent 5% of his monthly income on his children education, invested 40%, and then deposited 3% in a bank and used 40% for his daily expenses। तो यहां पे लिखेंगे निखिल्स टोटल एक्सपेंडिचर, है ना, टोटल खर्चा। अब वो इन्वेस्ट भी कर रहा है बट आउटगोइंग है ना वो, तो कितना हो रहा है उसका टोटल? 5%, 5 प्लस चिल्ड्रन का एजुकेशन हो गया, 14% शेयर्स में जा रहा है, देन कितना 3% कहां जा रहा है? बैंक में जा रहा है, देन 40% उसका डेली एक्सपेंसेस हो रहा है, बराबर। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमने कैलकुलेट किया तो उसका कितना आया? दिस मच ऑफ परसेंट ऑफ एक्स, इतना परसेंट एक्स का उसका चला गया। एक्स तो उसकी मंथली इनकम है, इसमें से इतना तो चला गया। निखिल्स टोटल एक्सपेंडिचर इज दिस मच परसेंटेज। कितना होता है बेटा? कैलकुलेट करो फटाफट। ये तो हो गया 19, 5 + 14 बराबर है ना, हाँ 19, 3, 22 और ये 62। तो 62% तो उसका चला गया, है ना, 62% उसका चला गया। तो फिर बचा कितना उसके पास? देखो ये हो जाएगा 62% ऑफ एक्स। तो देयरफॉर सेविंग्स इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? 100 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 100 - 62% ऑफ एक्स। तो 100 - 62 क्या होता है बेटा? 38% ऑफ एक्स। तो 38% वो बचा रहा है अमाउंट, 38% अमाउंट उसके पास बच रही है। बट हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसका सेविंग वाला जो एक्चुअल बैलेंस है वो 19,000 है। मतलब हमने जो परसेंट में कैलकुलेट किया था सेविंग उसका 38% ऑफ एक्स, वो 19,000 के बराबर है। ये परसेंट में है और वो एक्चुअल अमाउंट है। तो यहां पे हम बोल सकते बेटा देयरफॉर नहीं, बट लिखेंगे ना यहां पे कि बट सेविंग्स तो हमें यहां पे दे रखी बेटा, सेविंग्स इज इक्वल टू ₹19,000। ये भी तो सेविंग्स है बट परसेंटेज में है, और ये एक्चुअल अमाउंट है, तो दोनों भी तो सेविंग्स है ना, इक्वल कर दो ना फिर। सो यहां पे लिखते बेटा देयरफॉर 38% ऑफ एक्स, देयरफॉर 38% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 19,000। तो ये हो जाएगा 38/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 19,000। तो अब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू, एक्स फाइंड आउट करना है ना, तो ये हो जाएगा 19,000 के 3 0, ये 2 0, और डिवाइड में जाएगा बेटा 38। ठीक है, 38 चला गया डिवाइड में। तो अब देखो 19 2 जा 38, यहां पे कुछ नहीं, मतलब 19 1 जा 19 आएगा ना। तो अभी देखो ये 1 0, तो 2 5 जा 10, तो कितना बचा? 5 के बाद 4 0, मतलब x इज इक्वल टू कितना है बेटा? 50,000। तो मतलब निखिल की सैलरी हमें पता चल गई, मंथली सैलरी कितनी है? 50,000। निखिल की मंथली सैलरी कितनी बेटा? 50,000। तो यहां पे लिख देंगे फिर देयरफॉर मंथली सैलरी, देयरफॉर मंथली सैलरी इज ₹50,000। मंथली सैलरी इज ₹50,000। क्लियर बेटा? निखिल की मंथली सैलरी हमें पता चल गई। उसका टोटल एक्सपेंडिचर यहां इतने 4 जगह पे हो रहा था, 4 सेगमेंट में हो रहा था, वो टोटल हमने कैलकुलेट किया तो 62% उसका आउटगोइंग था, पैसा उसका जा रहा था बाहर। और फिर 62% माइनस कर देंगे 100 में से, तो 38% उसका सेविंग है, उसके पास उतना पैसा बच रहा है। तो वो एक्चुअल में कितना है? 19,000। उसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल रही है 50,000। और x क्या था? हमने इनिशियली अज्यूम किया था बेटा x इज द मंथली इनकम, तो उसका मंथली इनकम आ रहा है यहां पे कितना? 50,000। क्लियर?
चलो आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर सैयद केप्ट ₹40,000 इन अ बैंक एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। आ गए ना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, डरना नहीं है अभी। कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने फॉर्मूला भी पता है आपको। मिस्टर सैयद ने 40,000 बैंक में रखे थे 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, और मिस्टर फर्नांडिस है इन्वेस्टेड ₹1,20,000 इन अ म्यूचुअल फंड फॉर 2 years। इन्होंने क्या किया, बैंक में रखा। हर हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है। उनको लगा नहीं बैंक में पैसा सेफ रहेगा, ये थोड़े होशियार होंगे, इनको पता है म्यूचुअल फंड में पैसा कितना बढ़ता है, या फिर उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो उन्होंने बैंक में नहीं रखा, उन्होंने म्यूचुअल फंड में 1,20,000 डाल दिए 2 साल के लिए। ठीक है, आफ्टर 2 years मिस्टर फर्नांडिस गॉट ₹1,92,000। 2 साल के बाद उनको इतना पैसा मिला। सो हुज इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल। तो आपको यहां पे एनालिसिस करना है और बताना है कि किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल था, किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा फायदेमंद था। कैसे निकालेंगे, किसको ज्यादा रिटर्न मिले हैं उससे पता चलेगा कि किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। रिटर्न निकालना पड़ेगा ना, मतलब उनको गेन कितना हुआ है, परसेंटेज में हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे हो सकता है मिस्टर सैयद को 10% का फायदा हुआ और मिस्टर फर्नांडिस को हो सकता है 15% का फायदा हुआ। रिटर्न जो मिला है उनको वो 15% मिला है, इनको 10% मिला है। तो जिसको रिटर्न ज्यादा मिला उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल, ऐसा हम बोल देंगे, है ना। तो अब कैसे कैलकुलेट करें सर, गेन कैसे कैलकुलेट करें, फटाफट देखो। यहां पे लिखते बेटा फॉर मिस्टर सैयद, फॉर मिस्टर सैयद, फॉर मिस्टर सैयद। मिस्टर सैयद के लिए हम कैलकुलेशन बढ़ाते यहां पे आगे। मिस्टर सैयद ने तो बैंक में पैसा डाला था और बैंक में वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे था, है ना। तो हमें तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, टोटल उसको गेन कितना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए पहले हमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। तो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस 100 r/100 इंटू टू द पावर n। तो यहां पे अमाउंट हमें पता है क्या, नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल कितना बेटा 40,000 है, उन्होंने 40,000 इन्वेस्ट किए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8% था। कितने साल के लिए किया, 2 साल के लिए। क्लियर ना, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हो जाएगा 40,000 1 प्लस 8/100 है, तो 4 2 जा और 4 25 जा, तो ये हो जाएगा 2/25 और यहां पे आएगा 2। अब इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं कैलकुलेशन को, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 प्लस 2 27, तो ये होगा 27, नीचे आएगा बेटा 25 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। देखो अब एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो क्या आता है देखो। अभी ये तो 40,000 है ही, अमाउंट इज इक्वल टू चल रहा है हमारा 40,000 इंटू ये 27 का स्क्वायर करो तो 27 इंटू 27 होगा, और नीचे 25 इंटू 25 होगा, है ना। स्क्वायर मतलब है, एक्चुअल में स्क्वायर नहीं ले रहा हूं, कैंसिल हो जाता है ना। देखो अब इसको करते बेटा कैंसिल, 5 या 25 से करते डायरेक्ट, नहीं 5 से करते, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो 1 2 3 0 बचे। फिर से 5 1 जा 5 3 बचे, 30 हो गया। 5 6 जा, तो ये 00 बचा, ये ऊपर है यहाँ पे। अब ये 25 भी इसको डिवाइड करेगा, है ना। लगे तो इसको ऊपर ही लिखता हूँ यार मैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। इसको कैंसिल करने के बाद आ गए हमारे पास 1600, ये कैंसिल हो गया। अब फिर से 25 6 जा 150, 10 बचे। 160 था ना ये, 25 6 जा 150, 10 बचे, और ये 0 मतलब 100, 25 4 जा। तो हमारे पास ऊपर यहाँ पे बचा बेटा 64 और इधर है 27। तो 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर होता है कितना होता है 729। अगर नहीं पता है तो कैलकुलेट करो, 729 होगा 729, और इसको मल्टीप्लाई करो, फटाफट मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ कितना आता है। 729 करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। देखो 4 9 जा 36, ऑनलाइन होता तो मैं आपसे पूछ लेता, बट अब क्या करें, लाइव अगर क्लास होता, लाइव सॉरी ऑनलाइन नहीं, लाइव होता तो मैं आपसे पूछ लेता, बट अभी रिकॉर्डेड है, मुझे ही करना पड़ेगा यार। कर लेता हूँ, 4 9 जा 36, 3 बचे हैं, है ना। 4 2 जा 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 4 7 जा 20 और 28 और 1 29, बराबर है ना। 6 9 जा 54, 5 बचे, 6 2 जा 12, 17, कैरी 1,
ये 6 है, ये 5 है, हाँ 46656। तो बेटा यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है, हाँ बट ये अमाउंट है, हाँ मतलब उन्होंने 40,000 इन्वेस्ट करके टोटल अमाउंट उनको मिल रहा है 46,656 टोटल अमाउंट। उनका गेन नहीं है वो, मतलब इंटरेस्ट एक्स्ट्रा वाला अमाउंट इतना नहीं है। एक्स्ट्रा वाला अमाउंट अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, मतलब उसके लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखते बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ही होता है गेन, मतलब उनको कितना मिला, एक्स्ट्रा में कितना मिला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेटा ए माइनस पी। तो ए कितना है, ए मतलब अमाउंट है 46,656 माइनस 40,000 उन्होंने खुद का अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था। अब डिफरेंस कितना आएगा फिर 6,600 एंड यहां पे लिखूं मैं 6,656, इतना एक्स्ट्रा पैसा मिला है उनको। 40,000 तो उनका खुद का था यार, वो तो माइनस ही कर दो उसमें से। तो 6,656 रुपए उनको मिले, 56 रुपीज उनको मिले, ठीक है। तो ये उनका गेन है, उनका गेन है। तो यार उनका गेन परसेंटेज कितना होगा, गेन परसेंटेज देखो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना है ना तो आपको परसेंटेज में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिटर्न कितना मिलता है परसेंटेज में। तो यार इन्होंने इन्वेस्ट किया था 40,000 और 40,000 पे इतना उनको गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट है ना, गेन मतलब प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। लगे तो मैं इसको प्रॉफिट कर देता हूं, यहां पे गेन नया वर्ड आ रहा है सर इसमें, ये क्या होता है, तो इससे अच्छा प्रॉफिट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट ही होता है। तो प्रॉफिट परसेंट मुझे अगर कैलकुलेट करना है बेटा, प्रॉफिट परसेंट, तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट कर दो, भी फॉर्मूला नहीं लिखता मैं यहाँ पे। उन्होंने 40,000 इन्वेस्ट किए थे और उनको एक्स्ट्रा में मिल रहा है 6,656 इंटू 100, है ना। तो 2 0 कैंसिल। अब यहां पे 4 से कैंसिल करते बेटा, 4 से कैंसिल करते, देखो 4 1 जा 4, 2 बचे 26 से, 4 6 जा 24, फिर से 2 बचे 25 हो गया, 4 6 जा 24, फिर एक बचा 4 4 है ना। तो 1664 आ रहा है, और नीचे 2 0 अभी भी बाकी है, 2 0 बाकी है मतलब 100 बाकी है, 100। तो अब क्या करेंगे, ये 1664 है, 2 0 की वजह से डेसिमल चला जाएगा यहां पे, एक और 2 डिजिट छोड़ के, मतलब इनका जो प्रॉफिट हमें मिला है ना बेटा, वो कितना है 16.64% इनका प्रॉफिट परसेंट है, 16.64 इनका प्रॉफिट परसेंट है। अब जाते हैं बेटा मिस्टर फर्नांडिस की तरफ, इनका हमें प्रॉफिट परसेंट मिल गया 16.64 इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ मिस्टर सैयद। अब जाते हैं हम फर्नांडिस पे, मिस्टर फर्नांडिस। सो फॉर मिस्टर फर्नांडिस, फॉर मिस्टर फर्नांडिस, ठीक है, फॉर मिस्टर फर्नांडिस, यार उन्होंने इन्वेस्ट किया था 1,20,000 और उनको मिला है 1,92,000। तो यहां पे तो कोई डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है नहीं, इन्वेस्ट कितना किया, मिला कितना, बस सब्ट्रैक्ट कर दो, गेन मिलेगा या फिर प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। फॉर मिस्टर फर्नांडिस, अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था बेटा, अमाउंट इन्वेस्टेड था उनका 1,20,000, 1,20,000 बराबर है ना, हाँ। और अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, उनको कितना पैसा रिटर्न मिला बेटा, 1,92,000। ज्यादा हो गया कि जीरो, बराबर है, नहीं गलत किया मैंने, अब बराबर है, यस। अब यहां पे लिखते बेटा प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट तो सिंपल है यार, 1,92,000 में से माइनस कर दो ना 1,20,000, है ना। तो ये कितना आएगा 20 और 92, कितना डिफरेंस होता है बेटा 72 का, यस। तो यहां पे इनको फायदा हुआ है 72,000 का। बट आप इसको देख के नहीं बोल सकते यार इसको तो 6,000 का ही प्रॉफिट हुआ था, इसको 72,000 का हुआ है, नहीं ये गलत है, क्योंकि दोनों ने जो अमाउंट इन्वेस्ट की थी ना वो अलग अलग है। इसलिए बस अमाउंट को देख के नहीं बोल सकते कि हाँ इसका अमाउंट छोटा है इसका अमाउंट बड़ा है, नहीं। इसलिए तो प्रॉफिट परसेंट हमें कैलकुलेट करना होता है, दोनों को 100 के साथ कंपेयर करो, दोनों को 100 के साथ कंपेयर करो, तब हमें पता चलेगा एक्चुअल में किसको फायदा हुआ है, ठीक है बेटा। तो अब यहां पे करते हैं प्रॉफिट परसेंट, तो समझ में आया ना प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है, दोनों का इन्वेस्टेड अमाउंट सेम नहीं है
और उनका जो अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सेम नहीं है, इसलिए हम अमाउंट को देख के नहीं डिसाइड कर सकते, हमें परसेंट में ही करना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बेटा, 72,000 का प्रॉफिट तो हुआ है, बट कितने अमाउंट पे, 1,20,000 इन्वेस्ट करने के बाद 72,000 मिला था, बराबर। तो अब एक काम करते हैं, 2 0 गायब, 2 0 गायब, तो अब ये हो जाएगा बेटा 12, नीचे 12 है ना, और ऊपर कितना 72 है, तो 12 6 तो 60% है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ बेटा, प्रॉफिट परसेंट इज 60। तो कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है मिस्टर फर्नांडिस, इनको तो 16% ही मिला है और इनको मिला है 60%, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट कितना 4 टाइम्स है, ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा, देयरफॉर whose investment turned out to be more profitable, investment of Mr. Fernandez is more profitable। फर्नांडिस की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रही है यहां पे। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है ना, एकदम से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर बेटा, फिर से एक बार समझा दूं, देखो मिस्टर सैयद ने बैंक में इन्वेस्ट किया था, तो हमने क्या किया, अमाउंट कैलकुलेट किया, उनको मिला था इतना अमाउंट, बट जो प्रॉफिट है वो तो ऊपर वाला है ना, 40,000 के ऊपर वाला प्रॉफिट उनको इतना मिला, बट ये कितने अमाउंट पे मिला है, 40,000 पे इतना मिला, तो 100 मतलब परसेंट में कैलकुलेट किया तो 16.64% मिला है, और इनको 72,000 का प्रॉफिट हुआ है, कितने अमाउंट पे, 1,20,000 पे, मतलब इनका परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करें ना तो 60% आ रहा है, तो बहुत ज्यादा यार। तो मिस्टर फर्नांडिस का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा फायदेमंद था, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल था। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, समीरा स्पेंट 90% ऑफ हर इनकम एंड डोनेटेड 3% फॉर सोशली यूजफुल कॉजेज। उन्होंने 90% उनका खर्चा किया, उनकी जो सैलरी उसका खर्चा किया, और 3% सोशल वर्क में लगा दिया। ठीक है, इफ शी लेफ्ट विथ ₹1750 एट द एंड ऑफ द मंथ, व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने बहुत इसके मतलब हायर लेवल के क्वेश्चंस किए, ये तो बहुत एकदम लल्लू पुल्लू सा क्वेश्चन है यार। पता चल रहा है हमें 90% खुद का खर्चा है, 3% सोशल वर्क में लगाया, तो 93% खर्चा हुआ, तो 7% उसका सेविंग है, 7% ऑफ x इज इक्वल टू 1750 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना, हम परसेंटेज में सेविंग्स निकालेंगे और फिर एक्चुअल में अमाउंट हमें यहां पे दिया हुआ है, दोनों को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, और x क्या है, उसका मंथली इनकम हम एज्यूम करते हैं, बराबर। तो यहां पे लिखते बेटा लेट, मंथली बोला नहीं, एक्चुअल लिखते, एक्चुअल इनकम, लेट एक्चुअल इनकम, लेट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मैं ले रहा हूं, अभी यहां पे आया है तो ले ही लेते हैं। ठीक है, अब उनके एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंडिचर लिखता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जिसमें खुद का भी खर्चा है और डोनेशन भी है कुछ, तो 90 + 3 इतना तो खर्चा हो रहा है ना, किसका, एक्स का, मतलब समीरा का हो रहा है, बट कौन सी अमाउंट के साथ कंपेयर करेंगे, एक्स के साथ, एक्स अमाउंट का इतना खर्चा हो रहा है, मतलब ये कितना हो गया बेटा, 93% ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर इतना खर्चा हो रहा है तो बचा कितना, 7%, क्योंकि टोटल सैलरी को हम 100% कंसिडर करते हैं। तो यहां पे लिखते बेटा सेविंग्स, सेविंग्स इज इक्वल टू 100 माइनस 93% ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा फिर 7% ऑफ एक्स। बट यार यहां पे सेविंग्स तो ऑलरेडी गिवन है ना, उन्होंने अमाउंट में हमें सेविंग दिया है यहां पे, बट सेविंग्स इज इक्वल टू ₹1750। ठीक है यार, फिर ये भी तो सेविंग है, हमने जो कैलकुलेट किया परसेंटेज में, और ये सेविंग्स एक्चुअल अमाउंट दिया है, तो दोनों को क्या करेंगे बेटा, इक्वल करेंगे, दोनों को करो इक्वल। सो देयरफॉर 7% ऑफ x इज इक्वल टू 1750
1750. So 7/100 into x is equals to 1750. तो x इक्वल टू क्या आएगा बेटा 1750. ये 100 चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और 7 आएगा डिवीजन में. तो 7 2 जा 14, 3 बचे, 7 5 जा 35, 0. ये 250 इंटू 100, तो x इज इक्वल टू कितना आया बेटा 25,000. ठीक है, ये x क्या है, x इज द एक्चुअल इनकम ऑफ समीरा. तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एक्चुअल इनकम. एक्चुअल इनकम इज रुपीज 25,000. ठीक है, एक्चुअल इनकम इज रुपीज 25,000. क्लियर बेटा, एक्चुअल इनकम इज रुपीज 25,000. सबको समझ में आया, एकदम सिंपल था यार. ये 90% खुद का खर्चा, 3% उसका डोनेशन था, 93% खर्चा गया, 7% बचा. 7% जो बचा वो एक्चुअल में 1750 के बराबर है. उसको इक्वेट किया तो x की वैल्यू मिली और x इज नथिंग बट द एक्चुअल इनकम ऑफ समीरा. क्लियर बेटा. तो आई होप ये जो बेसिक क्वेश्चन है इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स के बेसिस पे या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी हमने एक क्वेश्चन किया है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आए होंगे. तो आई होप यहां पे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे और वो जो फॉर्मूलेज है उनका भी यूज कैसे करना है आपको समझ में आया होगा. तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा. तो यहां पे हम देखो इस लेक्चर को, ये एक्चुअली क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको मैं डिलीट करूं. ये हो गया ना हमारा अलका वाला क्वेश्चन हो गया ऑलरेडी. रिपीट कैसे हुआ पता नहीं. हाँ चलो, तो बेटा आज का जो लेक्चर है इसमें हमने क्या क्या देखा है. आज हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, क्यों करना है फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या जरूरत है उसकी. देन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो उसके अलग अलग क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम कहां पे सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और प्रैक्टिस सेट 6.1 के हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके लिए. सर्व क्वेश्चन सॉल्व के लिए मैं प्रैक्टिस सेट 6.1 से. ठीक है, तो अब इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस खुद को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे. आप खुद से उसको ट्राई करके देखो. तो वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा डीपीपी में, उसको जरूर सॉल्व करके देखना ताकि ये जो पहला प्रैक्टिस सेट है उस पे एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए. ठीक है, तो यहां पे हम इस सेशन को रोकते बेटा. और आगे का जो पार्ट है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, वो इनकम टैक्स वाला पार्ट है. ठीक है, तो इनकम टैक्स वाला पार्ट जो है वो हम आने वाले आगे के नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं. तो बने रहो बेटा. और हम यहां पे आज का सेशन जो है उसको एंड करते हैं. सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.